नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। स्वागत है आपका मनी कुमार के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की उन 6 स्कीम्स के बारे में जो कि फंड हाउस ने 23 अप्रैल से बंद कर दी। ये सभी 6 स्कीम डेट फंड थे। फंड हाउस का कहना है कि उनको बहुत सारे रिडम्पशन आ रहे थे, यानी कि इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे पहले बता दूं कि डेट फंड क्या होते हैं। स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर यह डिसाइड होता है कि फंड हाउस आपके पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा। अगर वो इक्विटी फंड है तो फंड हाउस आपके इन्वेस्टेड पैसे से शेयर खरीदेगा। अगर वो डेट फंड है तो आपका इन्वेस्टेड जो पैसा है उसको फंड हाउस दूसरे सरकारी या निजी कंपनी को लोन देने के लिए, सरकार को लोन देने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। अगर वो गोल्ड फंड है तो म्यूचुअल फंड हाउस उस पैसे से सोना खरीदेगा। तो क्योंकि ये जो सभी स्कीम बंद हुई हैं ये सब डेट स्कीम थी, इसका मतलब ये है कि जो पूरा पैसा था वो दूसरी कंपनी को लोन देने के लिए इस्तेमाल हुआ था। अब क्योंकि जब लोग रिडीम कर रहे थे अपने यूनिट्स को, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को जो अंडरलाइंग डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के रूप में उन्होंने पैसा दिया हुआ है दूसरी कंपनी को, उन्हें वो बेचना होगा। अब क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी लिक्विडिटी की दिक्कत है और जिसकी वजह से उनके पास जो पेपर्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, वो उनसे नहीं बिक पा रही थी और क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे थे तो जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं था कि वो रिडम्पशन को ऑनर कर पाए। इस वजह से उन्होंने अपनी स्कीम बंद कर दी। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे दूसरे फंड हाउस में भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम है ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इसका ना तो फंड हाउस की दूसरी स्कीम से को लेना देना है और ना ही दूसरी एएमसी से इस एक्सपीरियंस का कोई भी लेना देना है। हर फंड हाउस का अपना तरीका होता है सिक्योरिटीज बाय करने का या कंपनीज को लोन देने का। यह डिपेंड करता है कि कोई भी फंड मैनेजर अपनी स्कीम में कितनी सिक्योरिटीज रखेगा। आप देखेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में बहुत सारी इंडिविजुअल सिक्योरिटी में 10% से भी ज्यादा का एक्सपोजर है। यानी कि अगर एक सिक्योरिटी या एक कंपनी जिनको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लोन दिया है वो डिफॉल्ट हो जाती है तो आपकी एनएवी 10% से गिर सकती है। जबकि अगर आप दूसरे फंड हाउस की बात करें तो वहां पर आप बहुत सारे स्कीम्स में ऐसा देखेंगे कि एक कंपनी को 3 या 4% से ज्यादा लोन दिया ही नहीं है। यानी जो एक्सपोजर है किसी सिक्योरिटी में, किसी डेट पेपर में, वो 4% से ऊपर नहीं है। तो अगर वहां डिफॉल्ट भी होता है तो आपकी एनएवी 4% से नीचे नहीं जाएगी। दूसरी बात है सिक्योरिटी का सिलेक्शन। फंड हाउस ने जिन कंपनीज को लोन दिया है उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज को, स्पेशली जैसे कि इस वक्त पर एनबीएफसी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, वहां पर रिस्क ज्यादा है क्योंकि जो एनबीएफसीज होती हैं वो रियल एस्टेट को बहुत पैसा देती हैं। रियल एस्टेट कंपनीज को जब बैंक से पैसा नहीं मिलता है तो एनबीएफसी उनके लिए एक अच्छा रिसोर्स होता है। तो अगर फंड हाउस ने रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर रिस्क ज्यादा होता है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी। तो इसके लिए ये कह देना कि अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ये प्रॉब्लम है, दूसरे फंड हाउस में भी हो सकती है। ये ऐसा है कि अगर एक गांव में 45 मकान हैं और एक मकान गिर जाता है तो लोग ये पूछेंगे कि अगर एक मकान गिरा तो क्या बाकी के 44 जो घर हैं वो नहीं गिर सकते। तो मेरा कहना है कि इतना आसान नहीं है। अगर आपकी नींव मजबूत है, घर मजबूती से बना हुआ है तो नहीं गिरेगा। अगर वो कमजोर घर गिर गया
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी घर गिर जाएंगे। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल है, इसका बाकी की एएमसी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात यह आती है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में लिक्विडिटी पुअर थी, तो दूसरी कंपनी में लिक्विडिटी पुअर क्यों नहीं होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी दुकान में जो सामान है वो अच्छी क्वालिटी का है तो बिकेगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बिकने में दिक्कत आएगी। जब ये लोन दिया जाता है तो उसकी कुछ मैच्योरिटी होती है। अब या तो आप मैच्योरिटी तक वेट करें, तब आपको मैच्योरिटी के वक्त पैसा वापस मिलेगा, बट अगर रिडेम्पशन आएंगे तो बीच में आपको सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बिकेगी नहीं, और बिकेगी तो बहुत कम प्राइस पर बिकेगी, जो उसकी फेस वैल्यू है वहां से बहुत कम पर बिकेगी। तो इसका मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है उसकी क्वालिटी खराब है, जिसकी वजह से वो बिक नहीं पा रही है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी फंड हाउस के पास भी जो सिक्योरिटीज हैं वो इतनी खराब है कि वो बिक नहीं पाएंगी। तो बहुत जरूरी है समझना कि ये डिपेंड करता है आपके अंडरलाइंग सिक्योरिटी पे, एक फंड हाउस की स्कीम का, इवन सेम फंड हाउस की भी एक स्कीम का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो दूसरी स्कीम से डिफरेंट हो सकता है। तो जो रिस्क है ये इंडिविजुअल स्कीम्स का है या फंड हाउस का है, इसका दूसरे फंड हाउस से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की इन स्कीम्स का क्या होगा। अब क्योंकि फंड हाउस ने स्कीम वाइंड अप की है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि उनको लॉक कर दिया है। अब यहां पर ना तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ना इन्वेस्टर यहां पर स्विच कर सकते हैं स्कीम से किसी और स्कीम में, ना कोई नए इन्वेस्टर इन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर रिडेम्पशन नहीं आएगा या स्विच आउट नहीं होगा तो टेम्पल्टन को अपनी सिक्योरिटी ऐसे बेचनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन इन्वेस्टर को उनका पैसा कैसे मिलेगा? अब एक बात तो यह है कि फंड हाउस ने बोला है कि वो इसका रोड मैप तैयार करेंगे, बट इन जनरल अगर बात को समझना हो तो जैसा मैंने बोला कि जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं, जो डेट पेपर्स हैं, डिबेंचर या बॉन्ड, उनकी एक मैच्योरिटी है। और आप देखेंगे कि कुछ डिबेंचर्स की मैच्योरिटी 2030 की भी है। यहां पर एक बात और भी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड 20% ऑफ देयर असेट अंडर मैनेजमेंट, स्कीम का जो एएम है उसका 20% तक बैंक से लोन भी ले सकते हैं रिडेम्पशन को ऑनर करने के लिए। तो डेफिनेटली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी बैंक से लोन लिया होगा। तो जब सिक्योरिटी को बेचेंगे या मैच्योरिटी प्रोसीड्स उनके पास आएगा तो उस पैसे से उनको बैंक को लोन भी देना, लोन को रिपे भी करना है, और जो बाकी का पैसा बचेगा उसको वो यूनिट होल्डर्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पैसा कब तक आ पाएगा ये कहना मुश्किल है। क्या पूरा पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा ये भी आंसर नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि फंड हाउस को अपनी सिक्योरिटी को फेस वैल्यू से कम भाव में बेचना पड़े, हो सकता है कि उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़े। तो जब जब वो सिक्योरिटी बिकेंगी तब तक इन्वेस्टर्स को पैसा मिल पाएगा। पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि थोड़ा हेयर कट वहां पर हो, यानी कैपिटल में से भी थोड़ा पैसा कट के इन्वेस्टर को मिल पाए। हालांकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बोला है कि वो इन्वेस्टर से एग्जिट लोड नहीं चार्ज करेंगे। इसका मतलब यदि आपकी स्कीम की कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर आप यूनिट्स रिडीम करते हैं तो वहां पर एग्जिट लोड चार्ज होता है, तो इस केस में आपको एग्जिट लोड नहीं देना होगा। पर सवाल यह होता है कि एग्जिट लोड अगर नहीं भी लग रहा है तो क्या आपको आपका पूरा पैसा मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये समय बताएगा। और अभी आपके पास वेट करने और पेशेंस रखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। आपको वेट करना चाहिए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपने कोई रोड मैप के साथ में आएगी, आपको बताएगी किस तरह से वो सिक्योरिटीज को बेचने का प्लान कर रहे हैं और आपको कितना पैसा मिल पाएगा। आज मैंने इस एपिसोड में आपको कई सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। उसके बाद भी आपके मन में कई और सवाल हो सकते हैं। आप
कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का वहां पर उत्तर दे सकूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल मनी कुमार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.